और इस मनरेगा में पूर्व में 60,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। इस बार इस लॉकडाउन के कारण उस विभाग को 40,000 करोड़ रुपए और बढ़ाए हैं, तो कुल मिला के 1 लाख करोड़ रुपए का बजट इस मनरेगा में इस बार रखा गया है, जिसमें गांव के गरीब किसान मजदूर काम कर पाएंगे। ग्रामीण जिस प्रकार से हमने देखा कि मजदूरों का जिस प्रकार से प्रवास हुआ और वो अपने गाँव में गए, तो ग्रामीण मंत्रालय को 1,95,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट ग्रामीण मंत्रालय को दिया। और इस ग्रामीण मंत्रालय में जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम होने वाले वो अब तेजी से और आगे बढ़ेंगे। यही नहीं, जो दूसरे मंत्रालय हैं, चाहे रेल हो, खनिज हो, पेट्रोलियम हो, दूरसंचार हो, इन सभी विभागों में 50,000 करोड़ के काम उन्होंने तय किए कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में कराएंगे, ताकि जो ग्रामीण में हमारे मजदूर गए, पलायन होकर गए, ग्रामीण के युवा हैं, उनको वही रोजगार मिले। तो बहुत बड़ा पैकेज है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि देते ही 3,000 रुपये। उसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि अभी तक 70 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल चुका है, उसको बढ़ाकर 2 लाख करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की अब योजना का लाभ मिलेगा। किसानों के लिए उन्होंने एक खुला मार्केट, आपने देखा होगा अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने ये फैसला लिया। पहले किसान मंडी में आते थे और उसके दलाल थे, व्यापारी थे, अब किसान को खुला व्यापार करने के लिए छूट दी। अब यहाँ का किसान चाहे तो किसी शहर में अपना व्यापार कर सकता है, चाहे तो अपने प्रदेश में व्यापार कर सकता है, और चाहे तो देश में व्यापार कर सकता है, और देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो व्यापार कर सकता है। अभी हाल ही में मैंने इंदौर ग्रामीण के किसानों की बैठक ली थी, और उसमें हमने ये कहा था कि हमारे जो किसान हैं किस प्रकार अपना माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि उसमें चूँकि लॉकडाउन के इस समय हम ज़्यादा जो संख्या में नहीं ला सकते, लेकिन 200 किसानों ने उसे भाग लिया और पूरी प्रक्रिया समझी, और उनको पहली बार ऐसा लगा कि इस केंद्र की सरकार ने किसानों के लिए कितने एक्सपोर्ट के लिए नीति सरल की है। और उसी दिन कुछ किसानों ने 500 रुपये में, वही 500 रुपये राशि भरकर कार्गो की जो एक तो उसमें 3-4 चीज़ों की बात थी। एक तो बड़ी एक्सरे मशीन की जरूरत थी, क्योंकि बड़े बड़े कंटेनर यहाँ से जाते थे, तो 75 लाख की लागत से केंद्र सरकार ने बड़ी एक्सरे मशीन की स्थापना कर दी, पहली बार। दूसरा, फार्मास्यूटिकल हो या एग्रीकल्चर हो, या जैसे मैंने बताया फूल का भी एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है। कोल्ड स्टोरेज बन के तैयार हो गया। 2, तीसरा एक कस्टम ऑफिस फुल फ्लैश में यहाँ आवश्यकता थी, वो कस्टम ऑफिस भी बन के तैयार हो गया। 3, चौथा, जो कार्गो कंपनी, जो एयरलाइंस की कंपनी है, उनको हम इंदौर बुला रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्टर है वो या तो बॉम्बे या नागपुर से जाते हैं। हम कहते हैं एक्सपोर्टरों के साथ वो कार्गो कंपनी के लोग बैठे। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकार का वो पूरा तैयार है। अब एक्सपोर्टरों को और कार्गो कंपनी जैसे एयरलाइंस की जितनी भी कंपनियां हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे, और मुझे लगता है इसमें हम आने वाले दिनों में तेजी से यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये ऐसी कुछ चीज़ें, आलू जो चिप्स बनती है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका एक्सपोर्ट वो कर सकता है। और खास करके यहाँ के जो फूल है उसका भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक्सपोर्ट का एक बड़ा जो यहाँ मालवा के रीजन से हो सकता है, किसानों में जागृति आई। और हम अभी 17 तारीख को, 18 तारीख को, 21 तारीख को एक्सपोर्ट को लेकर कार्गो यहाँ से सीधे विदेश में सामान कैसे जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इंदौर में लोकल कार्गो तो था, अब अंतर्राष्ट्रीय कार्गो शुरू करने जा रहा है। और लगातार हम 3 दिन बैठेंगे एयरपोर्ट की सुविधाओं को लेकर, कार्गो को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय कार्गो को लेकर। मैंने सभी उन उद्योगपतियों को बुलाया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना माल यहाँ से बेचते हैं, और खास करके फार्मास्यूटिकल में अन्य क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं जो अपना माल या तो बॉम्बे से भेजते थे या नागपुर से भेजते थे। अब हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हो गया है, सभी सरकारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी हैं। आने वाले कुछ दिनों के बाद हम उसका शुभारंभ भी करेंगे। तो इस प्रकार किसानों के लिए खुला मार्केट हुआ है, और
माननीय मोदी जी ने ये भी कहा था कि हम लोकल को वोकल करेंगे, तो ये उसी का परिणाम है कि लोकल आजकल वोकल हो रहा है और लोकल ग्लोबल भी हो रहा है। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने योजना चालू की है, तो हमारा किसान हो, व्यापारी हो, अब यहाँ से लेके लोकल से लेके ग्लोबल तक जा पाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत सारे सरकार ने नीतियाँ परिवर्तन की है और सुविधाएं उपलब्ध कराई है। खास करके MSME जो हमारे छोटे उद्योग हैं, मध्यम सूक्ष्म उद्योग हैं, उनके लिए 16 योजनाएं नई लागू की है। और जो ऐसे उद्योग हैं जो लॉकडाउन के कारण बंद थे और उन्होंने अपने लोन नहीं चुका पा रहे थे, ऐसे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ का अलग से फंड दिया गया है। क्योंकि हमने देखा बहुत सारे उद्योगपति, जब हमने लॉकडाउन के दौरान उद्योगपतियों से चर्चा की, तो बहुत सारे उद्योगपति का ये मानना था कि क्योंकि हमारे 3 महीने हमारा उद्योग बंद रहा, उसके कारण हमारी इंडस्ट्री चल नहीं पाई और हमारा आर्थिक संकट हो गया। उसके लिए 20,000 करोड़ की उन्होंने योजना रख दी, ताकि कोई अगर उद्योगपति नहीं भर पाता है पैसे, तो वो सरकार उनको लोन देगी, सॉफ्ट लोन देगी और 20,000 करोड़ में से वो अपने लोन चुका सकते हैं। इसके अलावा MSME जो छोटे उद्योग हैं, उसके लिए 3 लाख करोड़ की योजना भी केंद्र सरकार ने लागू की है, ताकि इस उद्योगों को, छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, भारत आत्मनिर्भर भारत बने। यही नहीं, आने वाले दिनों में केंद्र सरकार ने माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 50,000 करोड़ का एक फंड, ये उसके लिए रहेगा कि जिस प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज देता है, पर हमने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज में सभी प्रकार की इंडस्ट्रियां उसमें शेयर और लोन ले सकती हैं, लेकिन और अभी पिछले 5 दिनों में कुछ बैकलॉग बढ़ रहा है, सैंपल ज्यादा लिए जा रहे हैं, जांच कम हो रही है। आपने भी 2 मशीनें दी है एंटीजन और नहीं, सही था कि सैंपल बढ़ाने के लिए 2 मशीन मैंने किसी से बोलकर CSR फंड में दी थी, जिससे सैंपलिंग की संख्या बढ़े। सैंपलिंग की संख्या तो बढ़ी है और हमने देखा कि पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से शहर की जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो प्रोटोकॉल हमने जारी किया था, खास करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना, हमने देखा शुरुआती दौर में जब हम दंड करने जा रहे थे तो ये मार्केट से आ रहा था कि फाइन नहीं लगाए, पर मुझे अब लगता है कि फाइन लगाना चाहिए, क्योंकि लोग कुछ मान नहीं रहे। हमने पिछले 15 दिनों में लोगों को समझाई देने की कोशिश की है। अभी दंड 100-200 रुपये ही रखा है, पहले तो ज़्यादा था, 100-200 रुपये, लेकिन दंड से मुझे लगता नहीं इसकी समस्या का हल होगा। इसका समस्या का ये होगा कि जन जागरण होना चाहिए। और जिस प्रकार से सैंपल बट रहे हैं, हमने देखा कि सब्जी की दुकान पे, ठेले पे एक साथ 5-5, 7-7 लोग खड़े होके सब्जियां ले रहे हैं। खास करके अभी हमारे राला मंडल में एक परिवार है, वो सब्जी वाला ही है, वो महाराष्ट्र से वो सब्जी मंगाता था और वो ट्रक वाले के संपर्क में आया। एक भाई आया, वो जॉइंट फैमिली रहती है, पूरे परिवार को 15 से 16 लोगों को पॉजिटिव हो गए। तो अगर हम सब संभल के चले तो मुझे लगता है कि अनलॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही वो आगे बढ़ेगी। अगर कहीं हम संभल के नहीं चलेंगे तो व्यक्ति अपना भी नुकसान करेगा, परिवार का नुकसान करेगा और शहर का नुकसान करेगा, और शहर वापस अनलॉकडाउन की तरफ जाएगा। क्योंकि हमने देखा देश में अनेकों शहर वापस अनलॉकडाउन की ओर जा रहे हैं, लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं। तो ये हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा और आपके माध्यम से पूरे शहर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हमें लॉकडाउन की ओर नहीं जाना है तो कृपया सतर्कता बरतें और सावधानी बरतें। मशीनों को लेकर जो सवाल था, पहले भी की संख्या तो मैं इसलिए अभी नहीं बता पाऊंगा। हमारी 17 तारीख को दिशा की बैठक है, जो कि केंद्र सरकार से जो भी योजनाएं चलती है उस योजनाओं को हम मॉनिटर करते हैं, उसकी कमेटी बनी हुई है। मैं अध्यक्ष हूँ और कलेक्टर से सचिव हैं, उसमें ग्रामीण के अधिकांश लोग हैं। उसमें हम ये विषय है उसमें, और मैं एक की संख्या आपको 17 तारीख को बता दूंगा कितने लोगों को मिला। आपका आवाज नहीं आ रहा है। इंदौर में जो योजनाओं का फायदा मिला है, जो केंद्र सरकार ने कुछ आंकड़ा है इसका कि कितने गरीबों को राशन मिला है? अभी उसका आकलन हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो हमें आंकड़ा है वो और बढ़ रहा है। तो राशन का कितना हमने बांटा है उसका आंकड़ा जिलाधीश महोदय को हमने कहा है वो देंगे। मुझे लगता है जैसे देंगे हम उसको प्रकाशित भी करेंगे। लॉकडाउन को लेके पूरा हम एक
जिसको के श्वेत पत्र हम आपके बीच में रखेंगे कि हमने क्या क्या किया और प्रशासन ने क्या किया और हम पार्टी के लोगों ने क्या किया। ललवानी जी, आपने रोजगार की बात की, मनरेगा के लिए आपने इतना रखा। मनरेगा मूल रूप से यूपीए सरकार की योजना है, वो आप भी चला रहे हैं। पिछले 6 साल में ऐसी आपकी कौन सी योजना? देखिए, पिछले लोकसभा के सत्र में अभी तो चूंकि लॉकडाउन है और दिल्ली जा नहीं पाते हैं, लेकिन जब पिछला सत्र था जब भी मैं दिल्ली रहा, पूरे वर्ष में मैं 4 बार रेल मंत्री से मिला और लगातार उनके संपर्क में पत्र भेजे भी गए हैं और जो योजनाओं के बारे में जो चालू है वो चालू रहेगी। और जहाँ तक एक लिंक ट्रेन की बात थी, वो लिंक ट्रेन पूरे देश में लिंक ट्रेनों को बंद करने की एक पॉलिसी बनी थी, उसके अंतर्गत था। लेकिन आदरणीय ताई जी के नेतृत्व में इंदौर में बहुत सारे विकास कार्य हुए, सबसे ज़्यादा ट्रेनें हमें ताई जी के नेतृत्व में मिली और हम भी आदरणीय ताई जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो ताई जी की मंशा के अनुरूप हमने रेल मंत्री से ही बात की और संभावना है कि उसमें ये लिंक ट्रेन चालू होने की। और उसके साथ साथ हमने देखा कि 2 ट्रेनों की, तो आज ही आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा 2 ट्रेनों के बारे में, और एक इंदौर उज्जैन को लेके जो इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके जो काम रुका हुआ था उसकी राशि भी जो बची हुई थी वो भी आ गई है। अब इंदौर से लेकर उज्जैन तक पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा इस सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यूपीए की मनरेगा और हमारी मनरेगा में बहुत अंतर है। मैं आपको बता दूं, आप पुराने जानकार लोग हो और या कुछ बैठे थे होंगे वरिष्ठ पत्रकार, उस समय मनरेगा में ठेकेदार होते थे। वो ठेकेदार अपने 100 लोगों के नाम लिखते थे और राशि सरकार के माध्यम से वो ठेकेदार लेता था। फिर उसमें से कितने लोगों को बांटता था ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप सब लोग जानते हैं। पर हमारे मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने मनरेगा में जो मजदूर काम करने वाला है उसके सीधे अकाउंट में राशि जाती है। ये मनरेगा में मूल अंतर है। पहले मिडिलमैन हुआ करते थे, बिचौलिए हुआ करते थे, अब वास्तव में जो मजदूर है उसके खाते में राशि जा रही है। दूसरा, ये एमएसएमई की आपने बात की है, एमएसएमई को आपने बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसमें क्या आपने ऐसा कोई प्रावधान किया है कि ये जो माल उत्पादित करेंगे सरकारी स्तर पे इतने कुछ प्रपोर्शन आपने रखा है कि इतना माल वो खरीदेंगे सरकारी स्तर पे? इसके लिए पॉलिसी क्लियर आ गई है एमएसएमई की कि हर सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसमें प्रतिशत एमएसएमई का उत्पादन उनको खरीदना पड़ेगा। एक दूसरा, 200 करोड़ तक के अगर कोई टेंडर होना, पहले ये ग्लोबल टेंडर हुआ करते थे जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भाग लेती थी। इस बार इसका बार करके 200 करोड़ तक हमारी जो देशी कंपनियां हैं वो ही भाग ले सकती हैं, वो भी एमएसएमई को सपोर्ट करेगी। नहीं आया सर, 2 दिन में 1900 सैंपल पेंडिंग हुए हैं, ये ऑफिशियल है, उनको पेंडिंग स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट है। हमने जो इसमें सैंपलिंग, 2 चीज़ और बता दूं, हमने इसमें 2 चीज़ और करी है। एक तो हमने डेथ ऑडिट के लिए कहा है, अब ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, कुछ जो डेथ हो रही, डेथ जो मृत्यु हो रही है उसको ऑडिट करने के लिए क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ मिल रही थी कि जो मृत्यु हो रही है उसमें आखिरी स्टेज पे लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो क्या कारण है, लोग पहले अस्पताल में नहीं आ रहे हैं, क्या बहुत ही एकदम अटैक हो रहा है, पहली बात। तो डेथ ऑडिट के लिए डॉक्टरों की टीम बनी, वो ये पता लग रहा है कि इसमें मृत्यु क्यों हो रही है ज़्यादा। दूसरा, जो आप सैंपलिंग की बात कर रहे हैं, हमने जो सैंपलिंग का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है। जो हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं वो तो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये सैंपलिंग भी उसमें बढ़ाने की बात कही। जो समझो कोई पॉजिटिव आता है, एक व्यक्ति कोई पॉजिटिव आता है, पहले क्या करते थे, हमारे जो कंट्रोल रूम था वहाँ उनके परिवार लोगों से पूछते थे कि आप किस किस के संपर्क में आए, वो ट्रेसिंग लेते थे। उस ट्रेसिंग करके हम उनके लोगों से पूछते थे कि आपका हालचाल कैसा है, ठीक है। लेकिन हमने कहा है कि नहीं, अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव जो आया है वो किसी से मिला है तो उन सब लोगों की सैंपलिंग लो, और उसके कारण सैंपलिंग की संख्या बढ़ी है। वो जिस जिसके संपर्क में आए उन सबकी सैंपलिंग में निष्ठा ले रहे हैं। और एक किल करोना करके जो अभियान चल रहा है उसमें भी कुछ जो सिम्टम आ रहे हैं, उन सिम्टमों को लेकर हम उनकी भी सैंपलिंग कर रहे हैं। तो थोड़ी सैंपलिंग की संख्या बढ़ी है। इस मंथ के अंत में वो मशीन भी आने वाली है जो 1 घंटे में 1000 सैंपल करती है। लेकिन हमने कहा है कि अगर सैंपल कहीं ज़्यादा होंगे तो हम बाहर भेज के टेस्टिंग करेंगे। हमारे पास प्राइवेट लैब के ऑप्शन खुले हुए हैं। देखा होगा कि चाइना के जो सामान है
मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हम पूरा सामान रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब लोगों के मन में भावना आ गई है। हमने देखा कि कुछ दुकानों पर जो चाइना के मोबाइल बेचते थे, अब वो लिखते हैं स्वदेशी मोबाइल, या कुछ स्थानों पर जो चाइना की वस्तु लिखते उसमें लिखते हैं स्वदेशी। हमने देखा कि हमारे भगवानों की मूर्तियां चाइना से बन के आ रही हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भगवानों की मूर्तियां वहां बन के आ रही हैं। जब माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही, तो सबसे पहले मैंने जो एनजीओ में महिलाएं काम करती हैं उनसे मैंने कहा कि आप जो ना अपनी जो चाइना की राखियाँ थी उसको बहिष्कार करें और स्वयं राखी बनाएं। मुझे लगता है शुरू में 2-3 ग्रुपों से बात हुई थी मेरी महिला संगठन से। अभी 22 संगठनों ने संपर्क किया है जो प्रशिक्षण ले रही हैं स्वयं की राखी बनाने का। कल आपने देखा होगा एक पहला प्रशिक्षण शुरू हुआ जिसमें कई महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण में हम उनको शुरुआती तौर पर हम सामग्री दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामग्री देने को तैयार हैं। उसमें 2 प्रकार की हमने राखियों की कही कि अगर सामग्री दे रहे हैं तो वो राखी बना के खुद भी ले जा सकते हैं, अपने परिवार को बांट सकती है 5 राखियाँ। अन्य राखियाँ बना के देते हैं तो एक सांसद राखी बिक्री केंद्र हम इंदौर के प्रमुख स्थान पर खोलेंगे और जो बिक्री होगी उस राखियों की, उसकी जो राशि आएगी हम उन बहनों को बांटेंगे। हमने ये ऑनलाइन सुविधा भी आने वाले दिनों में खोलने वाले हैं। तो एक प्रकार से स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक कदम है हमारी माता बहनों का। और मैं बता दूं कि जब हम कल बात कर रहे थे तो कुछ महिलाओं ने ये भी कहा कि हम इको फ्रेंडली गणेश जी बनाएंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में मन की बात में एक बात कही थी कि आने वाला समय में जो गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव आने वाला है उसमें इको फ्रेंडली गणेश जी बनाएं। और मुझे ताज्जुब हुआ कि उसमें कुछ महिलाएं ऐसे निकल के आई जिन्होंने बताया कि हम इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैं पिछले 4-5 वर्षों से इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने का कार्यशाला लगाता ही रहता हूँ। हम उसमें इस बार और ज़्यादा स्थानों पर इको फ्रेंडली गणेश जी प्रशिक्षण की कार्यशाला लगाने वाले हैं। 1 लाख हमने रखा है, उसमें कुछ राखियाँ हम निःशुल्क भी देंगे। जो बस्ती में हमारी बहनें बनाने के आएगी उनको निःशुल्क भी देंगे और कुछ राखी उसमें बिक्री की भी देंगे। पर कल एक बड़ी राखी माननीय मोदी जी के लिए भी बहनों ने बनाई है और उन शहीदों के नाम से भी बनाई है जो शहीद अभी चाइना बॉर्डर पे हुए थे। कुछ बहनों की इच्छा थी कि हम ये राखी चाइना बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक है उनको भी देंगे। निर्णय इसमें मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर हमारे पेशेंट बढ़े, अगर पॉजिटिव की संख्या बढ़ी, अगर हम आगे बढ़े तो हम लॉकडाउन छोड़ जाएंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट में है सर, और मंडियां जो रात में खोल रहे हैं, रात में मंडियों के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। जहाँ एक पूरा आप बता रहे सब्जी वाला संक्रमित हुआ, उसका पूरा परिवार हो गया। यहाँ तो संक्रमित यदि कोई व्यक्ति होता है तो वो सब्जियों के द्वारा कई शहर में कई लोगों को संक्रमित कर देगा। तो वहाँ पर कोई ऐसा मैनेजमेंट रात में नहीं है, तो रात में खोलने का क्या मतलब रहा? बीच में हमने मंडी में चेकिंग की थी और हमने एक दुकानदार को सील भी किया था और फाइन भी लगाया था। रेंडल भी चेकिंग के लिए बोला है और मुझे लगता है कि जिला प्रशासन इसमें चेकिंग करेगा और हम और कहेंगे कि मंडियों में खास करके चेकिंग हो। पर मंडी वाले भी कह रहे हैं हमको दिन में चालू करो, तो अगर स्थिति ठीक होगी तो विचार करेंगे उसमें। जी, अभी ताई ने लेटर लिखा था रेल मंत्री